Friends, in this video we are going to discuss electrostatic potential, capacitance, NCRT, and here we discuss line by line. So let's start with the introduction part. So in class 6, in chapter 6 and 8 of class 11, the notion of potential energy was introduced. आपकी क्लास 11th में चैप्टर 6 और चैप्टर 8 में आपको पोटेंशियल एनर्जी का कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा. व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, जब एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आती है किसी फोर्स के अगेंस्ट में, फिर चाहे वो फोर्स स्प्रिंग फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ठीक है. तो जब एक एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे दो पॉइंट हैं, यहाँ पे हमारी कोई एक्सटर्नल फोर्स है, हम कोई भी फोर्स ले सकते हैं, भले ही वो हम खुद भी अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भाई हम लेकर आ रहे हैं. तो उसको एक पॉइंट से जब हम दूसरे पॉइंट पे लेकर आते हैं, ठीक है, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट के वर्क करके, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है. जैसे कि मान रहे हैं यहाँ पे दोनों चार्ज प्लस क्यू है, तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स होगा. कौन सा? कुलाम्स वाला कुलाम्स फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, और रिपल्सिव फोर्स होगा. अब इसके बावजूद ये दोनों भाई एक दूसरे को रिपल्शन शो कर रहे हैं, फिर भी हम इस वाले चार्ज को इसके पास लेकर जा रहे हैं. तो क्या होगा, हम जितने पास लेकर जाएंगे उतना ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता चला जाएगा. तो यही इस लाइन में लिखा हुआ है कि जब हम किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से वर्क करते हैं एक बॉडी के ऊपर, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, तो वो हमारा एज अ पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में स्टोर हो जाता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, और जब वो एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया जाता है तो वो बॉडी अब वापस से मूव करने लगती है. अभी हम इसको ज़बरदस्ती इसके पास लेकर आ रहे थे, जबकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा था. अब हमने अपना हाथ हटा दिया, हमने एक चार्ज को छोड़ दिया, तो ये चार्ज वापस से रिपल्शन होकर वापस चला जाएगा. ठीक है, तो बॉडी मूव कर जाती है, गेनिंग काइनेटिक एनर्जी. वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेती है, क्योंकि जब मूव करेगी तो काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली बात है गेन होगी. एंड लॉसिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसने स्टोर करी थी यहाँ तक आने के लिए, उतनी ही वो पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करता हुआ वापस चला जाएगा. और वो लॉस किसके फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो किसके इक्वल, किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में. वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, जिससे कि वो मूव कर गया एक्सटर्नल फोर्स के रिमूव करने के बाद. जो सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो कंजर्व रहता है. कंजर्व वर्ड यूज़ किया गया क्योंकि हमको पता है कि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं. इट ऑलवेज कंजर्व. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट. जितना इनिशियल में होगा उतना ही फाइनल में होगा. स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर सच एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज. जो स्प्रिंग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्सेज के. अब ये टर्म आता है कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती हैं. जैसे कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट्स की बात हो रही है, तो ये मेरे पास मैं मान लेती हूँ ये दो पॉइंट हैं. एक पॉइंट को मैंने कंसिडर किया कि P, एक को किया Q. अब इसके पास जाने के देखो, एक मैंने रास्ता चुना ये वाला रास्ता, एक रास्ता है ये वाला, ठीक है, एक रास्ता मैंने मान लिया ये वाला. तो एक रास्ता हुआ हमारा ये, एक हुआ ये, एक हुआ ये. अब ये तीन पाथ हो गए, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3. लेकिन अब तीनों में वर्क डन जो होगा वो सेम हो, मतलब वर्क डन इन 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन इन 2 इज इक्वल्स टू वर्क डन इन 3. जब इन तीनों पाथ का वर्क डन सेम है तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ, ये जो वर्क डन किया गया है ये कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किया गया है. ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स ही ऐसी फोर्स होती है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती कि हाँ भाई ये टेढ़ा मेढ़ा चल के जा रहा है या सीधा जा रहा है तो कम वर्क हो, इतना बड़ा दूर से जा रहा है तो ज़्यादा वर्क हो. नहीं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो वर्क सेम है. तो ये जो फोर्सेस होती हैं वो होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस. इनके थ्रू जो वर्क किया जाता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है. नेक्स्ट पैरा, कूलाम्ब फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज ऑल्सो कंजर्वेटिव. हमारी जो कूलाम्ब फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है. दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग. ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस को फॉलो करते हैं डिस्टेंस के. क्योंकि दोनों पे ही हमारा जो आर स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में आता है. ठीक है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो ये किसके इक्वल होता है? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर. ठीक है,
अगर ये कूलाम फोर्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों में एक चीज़ क्या सिमिलर है कि दोनों ही इन्वर्सली डिपेंडेंस हैं स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। द मासेस ऑफ द ग्रेविटेशन लॉ रिप्लेस बाई चार्जेस इन कूलाम्स लॉ। जो ग्रेविटेशन फोर्स में जो जगह मास की होती है m1 m2, वही जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज के थ्रू रिप्लेस कर ली जाती है, वहाँ Q1 एंड Q2 आ जाता है। Thus, like the potential energy of a mass in a gravitational field, we can define electrostatic potential energy। अब देखो इन दोनों में सिमिलरिटी कितनी है, वो G m1 m2 बाई आर स्क्वायर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी होती थी ग्रेविटेशनल फोर्स में मास की, है ना, तो हमने क्या सोचा कि जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं वैसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं जब हमारा चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होता है। इन दोनों को एक तरीके से कंपेयर सा किया जा रहा है। तो अब हम उसी चीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। तो ये पैराग्राफ बोल रहा है हमारा, कंसीडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फिगरेशन। हमने एक चार्ज मान लिया, उसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है जो है ई। फर्स्ट, पहले सिंप्लिसिटी के लिए हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई को कंसीडर करेंगे और वो किस में से निकल रही है, चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू में से वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है जो कि ओरिजिन पे प्लेस्ड है, ठीक है। अब हम इमेजिन करते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू, उसको एक आर पॉइंट से पी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। सेम ये वाला केस है, रिपल्शन है फिर भी हम उसको ज़बरदस्ती उसके पास लेकर आ रहे हैं। मेरा हमारे ओरिजिन पर रखा हुआ है कैपिटल क्यू चार्ज और यहाँ से हम आर से एक टेस्ट चार्ज को पी की तरफ लेके आ रहे हैं और ये क्यू है, ये भी क्यू है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों के बीच में रिपल्शन तो हो ही रहा होगा, ये इससे दूर भागना चाहेगा, ये इससे दूर भागना चाहेगा, लेकिन हम फिर भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको ज़बरदस्ती इसके पास लेकर जा रहे हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ हम इसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी ताकत लगा रहे हैं भाई, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तब हम इसको इसके अगेंस्ट में ले जा पा रहे हैं। तो वो जो वर्क है वो इस चार्ज क्यू के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिगर है हमारा 2.1। हमने इसमें देखा कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव, क्योंकि भाई किस फोर्स की बात हो रही है, रिपल्सिव फोर्स की। तो अगर रिपल्शन हो रहा है तो चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों, या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में रिपल्शन होगा। अब हम कंसीडर करते हैं कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, हमने नेगेटिव नहीं लिया है, हमने दोनों चार्जेस को पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो रिमार्क्स हैं जो हम यहाँ पे बना सकते हैं। पहला तो ये कि हम टेस्ट चार्ज को स्मॉल लेंगे, ये कुछ एग्जम्पशंस हैं, ठीक है। हमने दो एग्जम्पशंस लिए हैं इस प्रूफ में पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। क्या, पहला तो ये कि हम टेस्ट चार्ज को बहुत स्मॉल मानेंगे, दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, कि वो कॉन्फिगरेशन डिस्टर्ब ना करे। क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये देखो, ये इसकी अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब क्यू चार्ज भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्बेंस करेगा ना, तो इसलिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है इतना छोटा है कि इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिगरेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला एग्जम्पशन। नेमली द चार्ज प्लस क्यू एट द ओरिजिन, हमने इसको ओरिजिन पे कंसीडर किया है, ठीक है। सेकेंड एग्जम्पशन क्या है, इन ब्रिंगिंग द चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम आर टू पी वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। ये तो मैं बता चुकी हूँ कि आर से पी तक लाने में हमें एक एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन लगेगा, क्योंकि बिना एक्सटर्नल फोर्स के यहाँ जा ही नहीं सकता, अपने आप तो जाएगा नहीं भाई, जब रिपल्शन हो रहा है तो अपने आप तो इसके पास नहीं जा पाएगा ना, खुद से हमें ले जाना पड़ेगा। तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है जस्ट इनफ टू काउंटर द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, कितना है, ये इतना है कि ये बस जस्ट इस चीज़ को अपोज कर पा रहा है, इनके रिपल्शन को, ठीक है। हमने इतना ज़्यादा एक्सटर्नल नहीं लगाया है कि मतलब बहुत ज़्यादा लगा दिया। तो हमने इन दोनों के पीछे रिपल्शन हो रहा था, ठीक है, ये दोनों चाह रहे थे भागना, हम ये चाह रहा था इधर जाना, हम इसको ज़बरदस्ती इधर लेके जा रहे थे एक्सटर्नल से, ठीक है। ये अपने आप कहाँ से जाता है, यहाँ से, तो हमने रिपल्सिव फोर्स को एफ ई कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये जाना चाह रहा था इधर, हम इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के इधर आ रहे थे, तो हमने ये सेकेंड एग्जम्पशन लिया है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, इन दोनों को बराबर लिया है,
मतलब एक्सटर्नल फोर्स हमें उतनी ही लगानी है जितना कि हम बस इस वाली फोर्स से ओवरकम कर जाए, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं सेड़नी है हमें, ठीक है। तो हमारा जो एफ ई है वो एफ एक्सटर्नल के इक्वल होगा, लेकिन एफ ई जो है वो हमारा राइट हैंड साइड में है, तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और एफ एक्सटर्नल हम इसके अपोजिट लगा रहे हैं तो इसको नेगेटिव। तो हमारा जो एफ एक्सटर्नल हो जाएगा वो नेगेटिव ऑफ एफ ई हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ दिस है, क्योंकि ये दोनों तो भाई इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन अब हमें ये एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना है, इसलिए नेगेटिव ऑफ एफ ई हो जाएगा, क्योंकि एफ ई इधर लग रहा था, ठीक है। हमें इधर भी एफ ई लगाना है तो ये माइनस का हो जाएगा इसको ओवरकम करने के लिए। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। क्या इक्वेशन बन गई कि हमारा जो एफ एक्सटर्नल है वो नेगेटिव ऑफ एफ ई है, द रिपल्शन फोर्स का नेगेटिव है। तो ये जो हमारी है ये एक इक्वेशन बन गई। फिर दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देयर इज नो नेट फोर्स और एन एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज क्यू व्हेन इट इज़ ब्रॉट फ्रॉम आर टू पी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो चार्ज क्यू है ना उसको बहुत ही स्लो लेकर आ रहे हैं, हम उसको बहुत स्लो और एक कांस्टेंट स्पीड से लेके आ रहे हैं। और जब हमको पता है एक्सेलरेशन होता है क्या है, डी वी बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी का चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हमारी वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, यहाँ पे जब लिखा हुआ है हमारी स्पीड ही कांस्टेंट है, तो ये चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ का डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो आता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। इस सिचुएशन में जो वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वो नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन भी नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन के, बिल्कुल ये फोर्स जैसे है वैसे ही वर्क डन हो जाएगा। एंड गेट्स फुली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्यू। और हमारा धीरे धीरे करके हम आर पे हमारा इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं थी, ठीक है। हम इसके अगेंस्ट में वर्क करते गए, थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी आई, जब हम यहाँ पहुँचे थोड़ी और उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यहाँ पहुँचे थोड़ी और आ गई, और मैक्सिमम कहाँ तक आएगी, पी तक ये फुली स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी से। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, फुली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्यू। अगर जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, पी पर पहुंचने के बाद, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अपना चार्ज जो है वो मतलब जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या किस में और चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। हम इसको पास लेके आ रहे थे, जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया वैसे ही ये चार्ज कहाँ भाग जाएगा, वापस से पीछे की तरफ भाग जाएगा, और उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी हमने स्टोर करी थी इतनी मुश्किल से वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। सच अ वे दैट द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये चीज़ हम फर्स्ट पैरा में भी पढ़ चुके हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम आर टू पी, कैसे वर्क डन लिखेंगे, देखो वर्क डन हम लेके कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आएगी, हम आर से पी तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल क्यू चार्ज फ्रॉम आर टू पी, ऐसे तो लाते हैं आर से पी की तरफ, इज इक्वल्स टू वर्क डन का फॉर्मूला हम सबको पता है एफ डॉट डी आर होता है, ठीक है। और जहाँ डी लग जाएगा मतलब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मतलब कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पोजीशन उसकी क्या है, आर उसकी इनिशियल पोजीशन है ना, सबसे पहले आर से स्टार्ट किया, यहाँ ऊपर आता है फाइनल पोजीशन हमारी पी है। तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा गया। और एफ एक्सटर्नल, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ करके ही इसे आर से पी तक ला पा रहे हैं, क्या हम इलेक्ट्रिक फोर्स का यूज़ करके इसको आर से पी तक ला रहे हैं, नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स तो भाई इसको पी से आर से दूर लेके जाएगी, आर को पी से दूर लेके जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स, हमारी इन दोनों को पास कौन ला रही है, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लिया इसी वजह से। और एक्सटर्नल फोर्स हमारी निगेटिव है रिपल्सिव फोर्स के, तो हमने इसको चेंज कर दिया नेगेटिव ऑफ यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डी आर। ये हमारी इक्वेशन बन गई 2, ठीक है। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।